जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। आज हम लोग करंट अफेयर के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो 9 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में हुआ है। तो इसकी कुछ एक विशेष सूची है। ये करंट अफेयर हमारा हमने टेलीग्राम ग्रुप पे, टीचमेंट ऐप पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे ऑलरेडी डाल दिया है, तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसमें जो इम्पोर्टेंट खबरें हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ यदि आप सीजीपीएससी की तैयारी करते हैं और आपको अपनी तैयारी जांचना है तो कल 18 जुलाई को हम एक टेस्ट लेने वाले हैं। हर महीना एक निःशुल्क टेस्ट होगा आपका, टीचमेंट ऐप पे टेस्ट होने वाला है। तो उसका लिंक जो है मैं आपको दे दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी ज्वाइन करिएगा। कल दोपहर को 2:30 बजे से 4:30 बजे तक के बीच में जो है हमारा टेस्ट होगा। 100 प्रश्न है, निःशुल्क टेस्ट है, किसी प्रकार की भी आपको कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है। ऐप पूरा सिक्योर है। अब आते हैं कंटेंट्स पे। तो अलग अलग जैसे विषय सूची दिखेगी तो आप देख सकते हैं, जैसे महत्वपूर्ण दिवस है, सम्मेलन है, समसामयिकी है, नियुक्तियां हैं, पुस्तकें हैं, सारी चीजें हैं। तो एक एक करके हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले एक मिलता है हम लोगों को जो महत्वपूर्ण दिवस इस हफ्ते रहे हैं उसमें। तो एक है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बोलिए या विश्व जनसंख्या दिवस बोलिए। ये कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो इसके बारे में जो जो पॉइंट है हमने हाईलाइट करके रख दिया है, उसको पढ़ते चलेंगे। तो जैसे विश्व जनसंख्या दिवस हर साल जो है दुनिया भर में जनसंख्या के मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 11 जुलाई को मनाया जाता है। अब जनसंख्या के मुद्दों में क्या जागरूकता हो सकती है? तो जागरूकता आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो लोड बढ़ता है धरती पर। लोड मतलब इन द सेंस कि आपको खाने के लिए लोगों को उतनी ज़्यादा आपको आवश्यकता बढ़ेगी, तो अनाज उत्पादन, अनाज के साथ साथ ऊर्जा उत्पादन, अनाज हो गया, ऊर्जा हो गया, अन्य चीज़ें जो भी हैं, जितने भी संसाधन हैं उनके ऊपर दबाव पड़ता है। इससे क्या है, आगे जाके फ्यूचर में हमको दिक्कत हो सकती है। जैसे आज की डेट में बात करेंगे तो जो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रहते हैं, तो पेट्रोलियम ऐसा माना जाता है कि एक सीमित समय तक के लिए, आने वाले 100-200 साल में ये समाप्त हो जाएंगे। यदि जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे दबाव पड़ेगा। यदि जनसंख्या कम है, मांग कम होगी, तो वो आगे के समय तक चल सकते हैं। सेम खाद्यान्नों के साथ होता है। सीमित एक जमीन है पूरी दुनिया में जहां पर हम खेती कर सकते हैं। अगर भीड़ बढ़ती गई, जनसंख्या बढ़ती गई, भूख बढ़ती जाएगी, तो वो जमीन हमको कम पड़ेगी। या तो फिर तकनीकी में सुधार करना पड़ेगा या तो हमको खाने के लिए दूसरी चीजें खोजनी पड़ेंगी। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको इसमें दिखेगा चाइना का। वहां पर खाने की कमी हो जाती है, इसलिए वो लोग कुछ भी कुछ चीजें खाते हैं। आपको वहां पे एक कहावत चलती चाइना पे कि जो होते हैं चार पैर के जीव, उसमें आप टेबल और कुर्सी छोड़ दीजिए, वो चार पैर के जीव कुछ भी खा लेते हैं। तो इस प्रकार से पकड़ सकते हैं। तो जो भी मुद्दा बढ़ रहा है जनसंख्या के कारण, इसके साथ साथ गरीबी आ जाएगी, बेरोजगारी आ जाएगी, सब कहीं ना कहीं जनसंख्या से जुड़े हैं। तो उनके ऊपर जागरूकता बढ़ाने के लिए जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। बात करेंगे तो इस दिन को परिवार नियोजन, गरीबी, इसके अलावा यौन समानता, मातृत्व स्वास्थ्य आदि जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की जाती है। इस दिन पे परिवार नियोजन की चर्चा होगी, गरीबी के बारे में, यौन समानता, इसके अलावा मातृ स्वास्थ्य, ये सारे मुद्दों पर चर्चा होती है। जैसे मातृ स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं तो मातृ स्वास्थ्य क्या होगा? जैसे माना जाता है कि महिलाएं जो हैं, महिलाओं को एक से ज्यादा 2-3 बच्चे, इतने में वो स्वस्थ रहेंगी। अगर जरूरत से ज्यादा बच्चे होते हैं एक महिला के गर्भ से, तो महिलाओं को एक परिवस्था बीमारी हो जाती है जिसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस कैसी बीमारी है? एक जिसमें जो शरीर की हड्डियां रहती हैं उनमें छोटे छोटे सरंध्र हो जाते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है समझिएगा कि जो महिलाएं हैं, अपने बच्चे जब उनके गर्भ में हैं या जब वो बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो बच्चों को कैल्शियम की आवश्यकता रहती है उनकी हड्डी बनाने के लिए। तो माँ का शरीर ऐसा रहता है, यदि उनको कैल्शियम की कमी है माँ के शरीर में और बच्चे को चाहिए, तो माँ की हड्डियां गला के वो कैल्शियम पहुंचाएगा बच्चे तक, ताकि आने वाली पीढ़ी स्वस्थ हो सके। तो अगर एक महिला जो है एक से ज्यादा 2-3-4 ऐसे बच्चे उनसे हो रहे हैं, तो उनके गर्भ में ये वाली प्रॉब्लम आने लगेगी, उनके शरीर में फ्यूचर में होगी। तो जैसे कभी भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो डॉक्टर इसके लिए उनको क्या, कैल्शियम की गोली देना सबसे पहले शुरू करता है। हम जरूरत से ज्यादा कैल्शियम की गोली भी नहीं दे सकते। अगर आप जरूरत से ज्यादा कैल्शियम की गोली खाएंगे या बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के खाएंगे तो किडनी स्टोन की बीमारी हो सकती है। तो ये सारी चीजों पे चर्चा होती है। चलिए और बात करते हैं। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब से बना रहे हैं हम? तो 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है ना के द्वारा जो है, परिषद द्वारा ये बनाने की स्थापना की गई थी। इसके बारे में ध्यान रखिएगा। इसके अलावा विश्व जनसंख्या दिवस 2021, ये थीम हर बार पूछता है, तो थीम आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। क्या है? अधिकार और विकल्प उत्तर है। ओके, अधिकार और विकल्प उत्तर है। उसके बाद आप पूरा लाइन पढ़ सकते हैं, हमारे पीडीएफ पे है। तो ये इतना बड़ा थीम है। तो जब भी कोई दिवस करेंगे आप, तो दिवस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? दिवस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका थीम। आप कुछ करें ना करें,
थीम या जिसको हम बोलते हैं विषय हिंदी पे, ये जरूर करिएगा कब मनाया जाता है और विषय क्या है, ये बाकी चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी में क्या एक बात आती है, भारत और चीन ये दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं, आप याद रखिएगा। भारत और चाइना ये दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं। चाइना नंबर 1 पे है, भारत नंबर 2 पे है। इसलिए हम बोलते क्या है, भारत विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र है। क्यों, जनसंख्या के हिसाब से भारत दूसरे नंबर पे है, बट जो चाइना है वहां लोकतंत्र नहीं है। तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दूसरा हमारे पास आता है क्या, विश्व युवा कौशल दिवस। तो विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जुलाई को मनाया जाता है। अब विश्व युवा कौशल दिवस में क्या चीज ध्यान रखना है, तो 2014 संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाने के रूप में घोषित किया गया था। घोषणा हो जाती है 2014 को, और हम विश्व युवा कौशल दिवस मनाना कब से शुरू करते हैं, 15 जुलाई 2015 से। तो 2015 से प्रत्येक वर्ष विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जा रहा है। 2015 से आप पकड़ोगे तो 16, 17, 18, 19, 20, 21 छठवां है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें होता क्या है, तो जो भी युवा हैं उनके कर्मों, नियोक्ताओं आदि श्रमिक संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए अवसर दिया जाता है। युवाओं का कौशल एक तरीके से दिखाने के लिए दिया जाता है। इंपॉर्टेंट भारत के सापेक्ष में क्या होता है उसको समझेंगे और विषय समझेंगे। तो इस बार का थीम क्या है, तो इस बार का थीम आता है महामारी के बाद युवा कौशल का पुनर्कल्पना है। ओके, तो याद रखिएगा महामारी के पश्चात, क्योंकि कोरोना हुआ है तो कोरोना महामारी थी, महामारी के पश्चात जो है युवा कौशल की पुनर्कल्पना से है। आप दोबारा इसको कैसे कल्पना करते हो वो भारत के सापेक्ष में क्या इंपॉर्टेंट है। तो प्रधानमंत्री मोदी जो है 15 जुलाई 2021 को विश्व युवा कौशल दिवस 2021 और स्किल इंडिया मिशन की 6वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। तो भारत में एक योजना शुरू होती है स्किल इंडिया मिशन, यूएसपी युवा दिवस के दिन से ही शुरू होती है। तो इसकी 6वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसको उन्होंने संबोधित किया था। तो याद रखिएगा 15 जुलाई से आप याद कर सकते हो विश्व के जो है हमारा, इसके बाद भारत में स्किल इंडिया मिशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दो हो गए हमारे दिवस। यदि हम आगे बढ़ेंगे तो इनकी फोटो आ रही है, ये कौन है, हमारे नोवाक जोकोविच है। तो इनके बारे में पढ़ना है। तो इनके बारे में क्या पढ़ना है, तो नोवाक जोकोविच जो है अपना 6वां विंबलडन टेनिस खिताब जीतते हैं। ओके, तो इस बार जो टेनिस में विंबलडन ओपन हुआ या विंबलडन जो हुआ उसके विजेता कौन रहे हैं पुरुष एकल में, तो नोवाक जोकोविच रहे हैं। कौन से नंबर पे रहे हैं या कितने बार जीत चुके हैं वो विंबलडन ओपन, तो विंबलडन वो जीतते हैं 6वीं बार। याद रखिएगा 6वीं बार जो है वो अपना विंबलडन का खिताब जीतते हैं। चलिए और पॉइंट क्या आता है इस पे, तो नोवाक जोकोविच जो है किसको हराते हैं, तो उसका नाम मैंने लिख दिया है, आप पढ़ सकते हो, इटली के माउटो बेरेटेनी। ओके, इटली के माउटो बेरेटेनी को हराकर अपना विंबलडन खिताब जीता। जनरली प्रश्न क्या आता है, जो भी टेनिस के टूर्नामेंट है, तो टेनिस के टूर्नामेंट हो गए या फुटबॉल के टूर्नामेंट हो गए, उसके विजेता का नाम पूछता है। पर अगर क्वेश्चन कठिन करना है, कूट में देगा, तो विजेता उपविजेता सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो विजेता हमारे कौन थे, नोवाक जोकोविच थे। उपविजेता कौन थे, माउंटो बेरेटिनी। तो बेरेटिनी को याद रखिएगा, थोड़ा नाम इंग्लिश में रहता तो कठिन हो जाता है, तो बेरेटिनी। जिनको नहीं बनते आता है वो बर्तन से याद कर लेना, बर्तनी या बेरेटिनी। चलिए इसके बाद आते हैं दूसरे, इसमें बात क्या है, तो इनका जो है 20वां ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी का खिताब जो है रिकॉर्ड बनाया है। तो ग्रैंड स्लैम जो होता है इसमें एक साथ सभी एक एक कैलेंडर ईयर में एक साथ वो सभी जो ट्रॉफीज हैं उनको जीत ले, वो कहलाता है क्या, ग्रैंड स्लैम। तो ग्रैंड स्लैम इनका 22वां है, 20वां नंबर का याद रखोगे। इतिहास में सर्वाधिक एकल ग्रैंड स्लैम के खिताबों में ये जो है हमारे रॉजर फेडरर और राफेल नडाल के बराबर आ गए हैं। तो दो हैं इनके ऊपर खिलाड़ी, एक राफेल नडाल और रॉजर फेडरर, जो इनसे पहले ये कमाल कर चुके हैं। लगातार 20 बार, लगातार नहीं बोलना चाहिए, 20 बार ग्रैंड स्लैम जीतने वाले हैं। तो इसमें जो है नोवाक जोकोविच भी शामिल हो गए हैं, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ नोवाक जोकोविच इस साल पहले ही ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन जीत चुके हैं। तो दो खिताब पहले ही जीत चुके हैं, जो दो टेनिस टूर्नामेंट हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन, इसको वो जीत चुके हैं। ओके, याद रखिएगा ये लाइन भी। इसके बाद नीचे आएगा तो गोल्डन स्लैम है ना। गोल्डन स्लैम क्या होता है, तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक और एक कैलेंडर वर्ष में 4 प्रमुख पदक जीतना। तो जो भी अपना ओलंपिक होता है, ओलंपिक में आपको एक पदक जीतना है, साथ ही साथ जो आपके 4 ओपन होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, ओके, विंबलडन, इस प्रकार से होता है। तो ये जो 4 होते हैं इनको भी जीतना एक कैलेंडर वर्ष में, वो क्या कहलाएगा, गोल्डन। और ग्रैंड स्लैम कब कहलाएगा, केवल जब आप 4 जीतते हो। अगर हर बार ओलंपिक होता नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रैंड स्लैम। तो उससे वो एक कदम अभी दूर पे है। चलिए बात करते हैं खेल से ही आगे बढ़ते हैं। दूसरा, तो दूसरा आपको एक टीम दिख रही होगी, इटली। तो इटली जो है यूरो कप जीतती है। विजेता कौन है, हमारे
विजेता होते हैं इटली और उपविजेता कौन है यूरो कप के, तो हमारे हैं इंग्लैंड। ये अभी अभी ही हुआ है, यूरो कप 2020 लिखा रहा है, बट ये इसी साल की घटना है। ओके, तो इसको याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में बात करेंगे। तो इटली को हराकर यूरो कप 2020 जीता। दो हुए हैं, कोपा भी हुआ है। कोपा हमारे पीडीएफ में हमने डाल के रखा है, कंफ्यूजन ना हो इसके लिए क्या है, हम लोग अभी केवल यूरो कप को पकड़ रहे हैं, कोपा आप पढ़ सकते हैं। तो यूरो कप 2020 किसने जीता, इटली ने जीता है। किसको हरा के, इंग्लैंड को हरा के। कैसे हराया है, तो पेनाल्टी शूट आउट में हराया है। मैच बराबरी पे चल रहा था, फिर 90 मिनट्स जो है इसके कवर हो जाते हैं, ओवर हो जाते हैं, किसी एक को विनर बनाना था तो पेनाल्टी शूट आउट होता है। पेनाल्टी शूट आउट में इंग्लैंड को ये 3-2 से हराकर अपना जो है यूरो कप जीतता है। इसको ध्यान रखिएगा। जो 2 पॉइंट आएगा इसमें, तो जैसे पैट्रिक स्क्रिक हैं, ये जो है सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले रहे हैं, सबसे ज्यादा गोल करने वाले रहे हैं, पैट्रिक स्किक। इसके बाद जो दूसरा है डोना रुम्मा, आप केवल डोना रुम्मा याद रखिएगा, इनको जो है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है। तो स्किक सबसे ज्यादा किक मारे, गोल किए, और डोना रुम्बा क्या है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे। रुम्बा रोने लगे मान लीजिएगा, और रोए तो उनको सबसे अच्छा बेस्ट प्लेयर का खिताब मिल गया। ऐसे मान सकते हो, याद करने का ट्रिक होता है अपना अलग अलग, आप यूज कर सकते हैं। चलिए इसके बाद क्या है, इंग्लैंड ने पिछला यूरो कप फाइनल 1966 में जीता था। इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, इसके पहले वो 1966 में जीता था, इस साल नहीं जीत पाया, अगर जीतता तो बहुत दिन बाद जीतता। इसके बाद यूरो कप को क्या बोलते हैं आमतौर पे, यूएफा। आप सभी को पता होगा, जिन लोग देखते होंगे, ये यूएफा ही जो है यूरो कप कहलाता है। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वीडियो कम टाइम का बनाना है ताकि लेंदी ना हो, इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी कवर अप कर रहे हैं। इसका पूरा ब्रीफ में आपको पीडीएफ में ऑलरेडी हम प्रोवाइड कर चुके हैं, आप देख सकते हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा लिंक रहेगा। आप वहां से जा सके, लिंक जो हमारे ग्रुप है, टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, आप कहीं पे भी जुड़ सकते हैं। टीचमिंट पे आप जुड़ के अपना टेस्ट भी दे सकते हैं, वहां पर आपको सारी चीजें पीडीएफ में मिल जाएंगी। और उसका बेनिफिट क्या रहेगा, आपके फोन की मेमोरी नहीं जाएगी उसमें, फोन में डाटा नहीं लगता उसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो भारत से आता है, तो भारत के लिए इस बार इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ओलंपिक के लिए टीम जा रही है। तो ओलंपिक के लिए जो है हमारा जो अलग अलग थीम सॉन्ग आया है उसके बारे में बात करेंगे। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, इन्होंने लॉन्च किया है, पहले ये याद रखिएगा, ओलंपिक दल के चीयर के लिए 2 सॉन्ग है, एक चीयर के लिए आता है और एक थीम सॉन्ग आता है। तो कौन कर रहे हैं, तो केंद्रीय खेल मंत्री हमारे अनुराग ठाकुर जी इसको लॉन्च करते हैं। नाम क्या है, चीयर फॉर इंडिया। शीर्षक क्या है गाने का, चीयर फॉर इंडिया है, चीयर सॉन्ग के लिए बना हुआ है। तो इसको अगर पढ़ेंगे तो गाने का शीर्षक क्या है, चीयर फॉर इंडिया हिंदुस्तानी वे। इसको सुन सकते हो आप, चीयर फॉर इंडिया हिंदुस्तानी वे एक सॉन्ग बना हुआ है। चलिए इसके बाद क्या है, इस कंपोज किसने किया है, तो इसमें आता है 2 लोगों का नाम। एक ए आर रहमान तो रहेंगे ही रहेंगे, इनको एकदम अच्छे से याद रखिएगा, कुछ करेंगे देश के लिए तो ए आर रहमान का नाम आना ही है। दूसरा कौन है, अनन्या बिरला। तो ए आर रहमान और अनन्या बिरला ने इनको कंपोज किया है। ऐसे ही जो थीम सॉन्ग है ओलंपिक के लिए भारत की तरफ से जो थीम सॉन्ग आ रहा है, वो थीम सॉन्ग क्या है, लक्ष्य तेरा सामने है। ओके, याद रखिएगा कौन सा आ रहा है, लक्ष्य तेरा सामने है। इसे मोहित चौहान ने गाया है और कंपोज किया। मोहित चौहान को आप सभी जानते होंगे, तो मोहित चौहान ने जो है इसको गाया है और कंपोज किया। कौन सा वाला, दो कंफ्यूजन हो सकती है, चीयर के लिए हिंदुस्तानी वे है और थीम सॉन्ग जो है लक्ष्य तेरा सामने है। ये दोनों चीज को आपको याद रखना है। खेल से आगे बढ़ेंगे तो हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है खबर खास की। तो राज्यसभा का नेता, सदन के नेता के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, पीयूष गोयल को। अब ये सदन का नेता क्या होता है, ये संविधान का है। जैसे संविधान में हमारे 2 सदन होते हैं, एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। तो प्रत्येक सदन में हर पार्टी मतलब जो सत्ता दल वाली पार्टी है, वो एक सदन में सदन का नेता डालेगी और दूसरे सदन में भी अपना सदन का नेता डालेगी। वैसी जो विपक्षी पार्टियां होंगी, वो एक सदन में हमारा विपक्ष का नेता डालेंगी और दूसरे सदन में भी नेता प्रतिपक्ष डालेंगी। तो सदन का नेता मतलब ऐसा व्यक्ति होता है जो सरकार के कामों की जानकारी, सरकार के बारे में या सरकार का पक्ष उस सदन में रखता है प्रमुख तौर से। तो जैसे नरेंद्र मोदी हमारे लोकसभा में है, राज्यसभा में सदन का नेता आप किसको बना के रखे हुए हैं, पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया है। तो पीयूष गोयल जी क्या है, अभी राज्यसभा में सदन के नेता हैं। ये क्या करेंगे, तो जो भी हमारी सरकारी कामकाज रहेगा, जो भी मतलब सरकार के कामकाज की जानकारी है या सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनके बारे में बताना है, तो पीयूष गोयल जी जो है एकदम मुखर होकर राज्यसभा में उस चीज को रखेंगे। तो पढ़ लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। तो वही है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को राज्यसभा का सदन का नेता बनाया गया है। किसके स्थान पर, तो थावर चंद गहलोत के स्थान पर। पहले कौन थे सदन के नेता हमारे, तो थावर चंद गहलोत थे, ये भी सरकारी ही थे। इनका जो है कार्यकाल कंप्लीट हुआ होगा, तो इनके बाद इनको बना दिया गया है, किसको, पीयूष गोयल को।
इसके बाद पीयूष गोयल जो है महाराष्ट्र से राज्यसभा के सदस्य हैं। कहाँ से राज्यसभा की सदस्यता है? तो महाराष्ट्र से इनको भेजा गया है राज्यसभा में। ये अभी क्या है, तो वाणिज्य उद्योग और उपभोक्ता खाद्य उद्योग इन सबके मंत्रालयों को ये देख रहे हैं पीयूष गोयल जी। याद रखिएगा, पहले हमारे वित्त मंत्री, रेल मिनिस्टर और क्या क्या थे आप एक बार चेक करिएगा जरूर। अभी इनको कौन सा दिया गया है, तो वाणिज्य मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय। इसके बाद सदन के नेता या सरकारी बैठकों में ये जाएंगे, यही बात कर रहे थे जो हम लोग बात कर रहे थे, तो इसको स्किप करते हैं और आगे चलते हैं। चलिए इनके बारे में जानेंगे। स्पेस प्रोग्राम पे हैं, अभी स्पेस प्रोग्राम पे भी हमारा काम हुआ है। भारत की महिला है जो अंतरिक्ष में उड़ान पड़ रही है या अंतरिक्ष में जा रही है, इनके बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या चीज देखना है, ब्रिटेन के अरबपति हैं, नाम क्या है इनका, रिचर्ड है। इन्होंने अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी है, इन्हीं के साथ ये गई है हमारी मैडम। तो इनका नाम क्या है, तो याद रखना रिचर्ड है। कौन है, तो वर्जिन ग्रुप इनके संस्थापक हैं। वर्जिन ग्रुप, पहले एक मोबाइल आता था वर्जिन मोबाइल, तो उन्हीं के हैं, बड़ा कंपनी है विदेश की। तो उनके जो हैं ये अंतरिक्ष में जाते हैं। इनके साथ साथ कौन गई है, तो गिरीश बंदला, सिरिसा बंदला, सिरिसा बंदला याद रखिएगा, इन गई है, ये साथ में गई है इनके। तो भारत से जाने वाली ये तीसरी महिला हो जाती है, भारतीय मूल की तीसरी महिला हो जाती है सिरिसा बंदला। कल्पना चावला जा चुकी हैं, सुनीता विलियम्स जा चुकी हैं, ये हमारी तीसरी महिला बनती है। यान का नाम क्या है, तो यान का नाम जस्ट मेरे पीछे आता है, यूनिटी 22। यूनिटी 22 यान पे बैठ के इन लोग जो है अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले हैं। क्या खास बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि पहले व्यक्ति हैं जो अपना निजी यान लेकर जा रहे हैं, प्राइवेट। इनके पहले जो है हमारे जो अमेजॉन ग्रुप के संस्थापक हैं जेफ बेजोस, वो जो है इस चीज के लिए ट्राई करने वाले थे कि मैं जाऊंगा पहले अंतरिक्ष में खुद के प्लेन से, खुद के यान से। बट जेफ बेजोस पीछे रह जाते हैं और रिचर्ड जो है वो आगे चले जाते हैं। तो आपको दोनों नाम याद रखना है, रिचर्ड भी याद रखना है और सिरिसा बंदला, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये अपने प्राइवेट से गए हुए हैं। तो ये हो गई कुछ खास खबरें। आगे बढ़ेंगे हम लोग, यही चीज है, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स इसके पहले जा चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं, बाकी चीजों पे ध्यान देंगे। तो जो और खास चीजें रही हैं जिसपे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, बट समय की कमी है, अभी तो हल्का हल्का बात कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार हमारे दो के हिसाब से नई जनसंख्या नीति जो है जारी करेगी। तो जनसंख्या की जो प्रॉब्लम आ रही है, तो उत्तर प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। पूरे भारत में जनसंख्या वृद्धि बहुत ज्यादा है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कदम उठाया है, एक ड्राफ्ट बना रही है वो जनसंख्या नीति को लेकर। तो अभी इसके लिए ड्राफ्ट में जो बातें चल रही हैं, ड्राफ्ट कैसा बन रहा है, जनसंख्या को कंट्रोल नहीं करना है, मतलब वो बंदिश नहीं कर रहे हैं कि आप 2 बच्चे के ऊपर तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे मत सोचो। जिनके बच्चे कम हैं उनको जो है लाभ देने वाली है, योजनाओं का बेनिफिट देने वाली है। और साथ ही साथ जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं तो उनके ऊपर कुछ कुछ प्रतिबंध लगाएंगे। प्रतिबंध मतलब योजनाओं में उनको जो है पहले आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, उनको योजनाएं बाद में मिलेंगी या उनको योजनाएं उनसे छीनी जाएंगी। जो सरकारी लाभ होते हैं वो छीनने की कोशिश की जाएगी। तो जब इसका एक ड्राफ्ट पूरा आ जाएगा उस पर हम लोग एक अच्छे से चर्चा करेंगे। जब कानून पास हो जाएगा उसके बाद इस पर एक चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो देखना है क्या है, तो वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। ये परसों की घटना है। तो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जो है वाराणसी में इन्होंने उद्घाटन किया है, वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसके बाद छत्तीसगढ़ से अगर बात की जाए तो रसमड़ा जो है, रसमड़ा में जो प्लांट है दुर्ग में, दुर्ग जिला में पड़ता है रसमड़ा, वहां पर पहला 3D मेटल प्रिंटर रखा गया है। अब 3D मेटल प्रिंटर क्या होता है, डायरेक्ट मेटल को जो है जैसा बनाना है वो 3D में बना देगा। 3D प्रिंटर्स आजकल बहुत ज्यादा चलते हैं। इसका अगर ब्रॉड वे में देखें तो इंडिया के बाहर 3D प्रिंटेड आजकल क्या आते हैं, घर बनते हैं, ऑलरेडी बने हुए रहते हैं, केवल इंस्टॉल करना रहता है। ब्रिज वगैरह पे भी काम चल रहा है। तो वैसे ही 3D मेटल प्रिंटर लेके आया गया रसमड़ा दुर्ग में। फिर एक लास्ट बात करेंगे, तो बस्तर की फूलों की घाटी में तितली पार्क बनने वाला है, तितली जैव विविधता पार्क बनाने की कोशिश की जा रही है। तो बस्तर की फूलों की घाटी में 3 आपको नाम देखने को मिलेगा, आसना है और बाकी 2 नाम है जहां पर आपको ये चीज देखने को मिलती है। तो समय की कमी के हिसाब से हमने थोड़ा वीडियो को थोड़ा तेज कवर अप किया है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है और आपको डिटेल पे चाहिए लंबा वीडियोस, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम लोग लंबा वीडियोस डालेंगे। इवन आप टीचमेंट पे हमको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हम आप लोगों का वीक में एक लाइव लेक्चर लेंगे। साथ ही साथ हर महीना एक फ्री टेस्ट वहाँ पर होगा। तो इतना ही था आज की वीडियो के लिए, इसको भी ओवर करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।